अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। सबसे पहले आज हम लोग अपना पीएसटी का पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। सबसे पहले हम इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के तारीख़ी वाक़यात पढ़ेंगे 1947 टू 1857 और 1947-1940। उसके बाद कायद आज़म का किरदार, वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान का किरदार, माशाल्लाह अब तक के जितने भी माशाल्लाह लगे हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के तमाम जो आइन हैं, जितने भी दस्तूर हैं वो सारे। उसके बाद 1965 की पाक भारत जंग और मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी के जो असबाब हैं, ये सारे हमारे मेन टॉपिक हैं। अब स्टार्ट जो हमारा है, हमारा सबसे पहले तहरीक पाकिस्तान और उसका पस मंज़र जो है, जो पाकिस्तान मूवमेंट एक तहरीक चलाई गई थी, उसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि बरसग़ीर जनूब एशिया में मुसलमानों की आमद होती है 712 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तेह सिंध से। उसके बाद मुग़ल बादशाह आते हैं, ठीक है। मुग़ल बादशाह आते हैं और वो अपनी हुकूमत करते हैं, लेकिन जैसे ही मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर जो लास्ट बादशाह थे जिनके पास ताकत थी, ठीक है, और जो हुकूमत चलाने के काबिल थे, वो औरंगज़ेब आलमगीर थे। लेकिन जैसे ही उनकी वफ़ात होती है तो मुस्लिम जो हुकूमत है उस वक्त मुग़लिया हुकूमत जो है हिंदुस्तान में, उनके ज़वाल के असरात होते हैं। फिर उसके बाद एक बुज़ुर्गान दीन हज़रत शाह वलीउल्लाह और उसके बाद सिराजुल दौला, टीपू सुल्तान और सैयद अहमद शहीद, ये तमाम जो हैं ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हैं, ठीक है। सिखों के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हैं, तहरीकें चलाते हैं और उनके मुजाहिदीन अपने जो है वो बनाते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इनको इनके अपने जो हैं उनके हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ता है और ये अपने लोगों के हाथों कत्ल हो जाते हैं। उसके बाद 1831 में अहमद शहीद, ये सारे उनके तमाम रुफ़का ये भी बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए हैं। और फिर अस्करी सतह पे अहया इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम होती है। तो 1857 की जो जंग आज़ादी है वो मुसलमानों के सियासी अहया और इस्तिक़लाल की एक कोशिश थी। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र आता है, फिर तहरीक अलीगढ़ और उसके मकासद आ जाते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के। तो अब जंग आज़ादी में हमें यहाँ पे नाकामी हो चुकी है, ठीक है। किस वजह से हुई है और क्यों हुई है, ये सारा हम लोग अभी पढ़ेंगे कि तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान का क्या किरदार है। अब जी जंग आज़ादी में हमें नाकामी हुई है और बरसग़ीर के मुसलमानों की जो तारीकी का दौर है वो शुरू हो गया है। तो मुसलमान बाहिस्सत कौम जो अंग्रेज़ों की नफ़रत और उनकी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। तो ऐसे हालात थे कि अंग्रेज़ जो थे वो समझते थे कि मुसलमान जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं और उनकी तमाम नफ़रतें जो थीं वो हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा थीं। तो सर सैयद अहमद ख़ान एक तहरीक चलाते हैं जिसका मकसद ये है कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा बहाल करना, मुसलमानान बरसग़ीर को जदीद उलूम अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना और मुसलमानों को सियासत से बाज रखना। क्योंकि एक मशहूदाना का कौल है, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो सियासत नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो मुसलमान है, मोमिन मुसलमान है, तो वो सियासत नहीं कर सकता। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1870 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने मुसलमानों की तालीमी, सियासी, समाजी, सकाफ़ती और मजहबी तरक्की के लिए अमली तौर पर काम किया और आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मुसलमान कुछ भी करते हैं तो उसके लिए उनको तालीम हासिल करना पड़ेगी। फिर उसके बाद आप 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल कायम करते हैं। उसके बाद ये स्कूल आगे गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखते हैं। फिर ये स्कूल आगे जो होता है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाता है। फिर 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का हर पढ़ा लिखा तबका जो था वो इसी अलीगढ़ के तालीम याफ्ता था। फिर आपने रिसाला असबाब बगावत हिंद भी आपकी एक अहम सियासी खिदमत है। इसमें आपने 1857 की जंग आज़ादी के जो हकीकी असबाब थे उससे अंग्रेज़ हुकूमत को, हुक्मरानों को आगाह किया। उसके बाद अंग्रेज़ों की गलत फहमी दूर करने की कोशिश की है। सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को चूँकि सियासी तौर पर कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो 1885 में कायम होती है, वहाँ पे मुसलमान जो हैं वो शामिल होने से उनको रोका। उन्होंने कहा कि मुसलमान सबसे पहले अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दें, अपनी तालीम पे तवज्जो दें, उसके बाद जो है वो सियासत में हिस्सा लें। तो इनके कारनामे इनकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं थे, बल्कि इन्होंने इनके मरने के बाद इन्होंने जो तहरीक शुरू की, तहरीक अलीगढ़, वो इनके मरने के बाद भी जारी और सारी रही, ठीक है। और इस तहरीक ने बेसिकली मुसलमानों को एक लड़ी में पिरो दिया जिससे मुसलमानों को जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील होती है। फिर उसके बाद तकसीम बंगाल आ जाता है। तकसीम बंगाल बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। तो यहाँ का इक़्तिसादी, माशी, हर किस्म का निज़ाम जो था वो हिंदुओं के कंट्रोल में था। उसके बाद 1905 में आते हैं लॉर्ड किज़न, ये हिंदुस्तान के वाइसराय थे। इनकी सिफारिश पे बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलियात के पेश नज़र
बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कि एक हिस्सा जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं वो मुसलमान चलाएं और जिस हिस्से में हिंदू ज़्यादा हैं वो हिस्सा हिंदू चलाएं। लेकिन ऑब्वियसली हिंदू जो है वो इस तकसीम से बहुत नाखुश था, मुसलमान बहुत खुश थे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा असरात थे वो इस वजह से कि मुसलमानों को आज़ादी मिल गई है हुकूमत करने की और तमाम फैसिलिटीज़ भी मिल गई। लेकिन हिंदू कहाँ पे बर्दाश्त कर सकता था कि पूरे बंगाल पर उनकी इक़्तिसादी और सियासी उजारादारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने इस तहरीक को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस तकसीम की मनसूखी शुरू कर दें। तो इन्होंने क्या किया कि तहरीक अदम ताउन की तहरीक एक शुरू किया है, अदम ताउन की तहरीक, ठीक है, जिसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ी माल का मुकम्मल तौर पे बाइकाट किया जाए, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी जाएँ और बिलाखिर वो तशद्दुद पे उतर आए। तो उस सारे हालात को देखते हुए अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इनके आगे घुटने टेक दिए और इस तरह से तकसीम बंगाल जो 1905 में हुई थी वो मनसूख हो गई। उसके बाद आ जाते हैं शिमला वफ़द। शिमला वफ़द 1906 में सर आगा खान लेके जाते हैं। इन्होंने मुसलमानों के लिए जो है नए रास्ते और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया और लॉर्ड वाइसराय हिंद लॉर्ड मंटू से शिमला में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुलाकात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं वो अपना जुदागाना इंतखाब जो है वो लड़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने सोचा कि चूँकि अब हमें अपना सेपरेट जो है वो इंतखाबात इलेक्शन जो हैं वो हम लोग कर सकते हैं, तो इस वजह से हमें एक सियासी जमात की ज़रूरत है जो कि मुस्लिम लीग के नाम से कायम हुई, ठीक है। तो 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाता है शिमला वफ़द 1906 में, और उसके बाद 1909 में मुसलमान को उनका जो अलग से जुदागाना इंतखाब का हक है वो दिया जाता है। उसके बाद फिर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम होता है। तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल, अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों की एहसास महरूमी और मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाना, ये उसके अहम मोहरिकात हैं। उसके बाद इसके जो मकासद हैं वो ये हैं कि अंग्रेज़ और हिंदू आपस में ताउन करते थे और मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ और हिंदू के ताउन से दब के रह गए थे, नीचे हो गए थे। तो यहाँ पे मुसलमान लीडर जो है शिमला वफ़द में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने लिए इंतखाबात का हक मनवाते हैं और यहाँ पे अपने आप को सियासी तौर पे मुनज़्ज़म कर लेते हैं मुस्लिम लीग का क़याम करके। तो इसके मकासद क्या थे कि मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादाराना जज्बात पैदा करना, हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में उनके जो मुख्तलिफ शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करना, उसके बाद मुसलमान के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना, उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना, मुस्लिम लीग के जो मंदरजा बाला जितने भी मकासद हैं इनको नुकसान पहुँचाए बगैर बरसग़ीर की दूसरी अक़वाम से मुसलमानों के ताल्लुकात इस्तवार करना। उसके बाद आ जाती हैं मंटो मार्ले इस्लाहात, ये 1905 में होती हैं। तकसीम बंगाल की वजह से मुल्क में सियासी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर बेजार होते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल की नज़ाकत देखते हुए वज़ीर हिंद मिस्टर माले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटू ने जो मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात मुरतब की हैं, जिनको इंडियन कौंसल्स एक्ट 1909 के नाम से पास किया जाता है। तो आमतौर पर इन इस्लाहात को मंटो माले इस्लाहात का नाम दिया जाता है। इसमें जुदागाना इंतखाब की मंजूरी दे दी जाती है मुसलमानों के लिए कि वो अपना अलहदा जो है तरीका इंतखाब लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, उसे मुसलमानों ने अपने लिए कामयाबी करा दिया। लेकिन हिंदू जो थे वो मुसलसल जो है नफ़रत की आग में जल रहे हैं और वो क्या करेंगे, आगे जाके इसको मानने से इनकार कर देंगे। नेहरू रिपोर्ट में यहाँ ये मिसाके लखनऊ में ये मुआहदे को मंजूर करते हैं और यहाँ पे ये नेहरू रिपोर्ट में आके इसे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो मिसाके लखनऊ एक्ट जो है 1916 में होता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास होता है। इन दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जाता है जिसमें मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब के मुतालबे को तस्लीम किया जाता है, जिसे कहा जाता है कि मिसाके लखनऊ। सबसे पहले ये माना जाता है मंटो माले इस्लाहात में, फिर उसके बाद मिसाके लखनऊ में। इसी दौरान एक तहरीक शुरू होती है 1914 में जो पहली जंग अजीम होती है, वर्ल्ड वार 1, ठीक है। उसमें तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया और जंग में जर्मनी और उसके हलीफों को शिकस्त हुई, जो उसके दोस्त थे उनको शिकस्त हुई। जंग के खात्मे पे अंग्रेज़ों ने अपने हलीफों को, अपने वफादारों को साथ मिला के तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन और उधर के बाज़ इलाकों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की का वजूद क्या हो गया, ख़तरे में पड़ गया। इस तरह तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसग़ीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्की तहरीक का आगाज़ किया, जिसे तहरीक खिलाफत के नाम से जाना जाता है। इसके मकासद ये थे कि तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में दे दिए जाएँ, तुर्की की हदूद में तब्दीली ना की जाए। सबसे अहम बात कि उस वक्त जो तुर्की था उसके अंडर तमाम मुस्लिम ममालिक थे, जितने भी दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं वो तुर्की के अंडर आते थे और उसको खिलाफत कहा जाता था। तो तुर्की में खिलाफत पाई जाती थी और इस खिलाफत के अंडर तमाम मुसलमान मुल्क आते थे। लेकिन जैसी वर्ल्ड वार होती है तो तमाम जो मुसलमान मुल्क हैं उनमें से आधे जो बड़े मुल्क हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेज़ों का साथ देते हैं बजाय अपने मुसलमानों का साथ देने के लिए।
उसके बाद तहरीक अदम ताउन शुरू हो जाती है। ये जी हुकूमत के साथ अदम ताउन है, इसमें सरकारी मुलाजमतों को रद्द किया जाता है, फौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना, अंग्रेज़ी मसनूआत का बाइकाट, अदालती बाइकाट, बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में ना भेजना, और अंग्रेज़ों के अता करदा जितने भी खिताबात जो उन्होंने मुसलमान उलमा को दिए थे वो सारे वापस कर दिए गए। उसके बाद तहरीक हिजरत होती है 1920 में। जो उलमा कराम 1920 उन्होंने एक फतवा जारी किया, उन्होंने कहा कि बरसगीर दारुल हरब है, ठीक है, मुसलमानों का अंग्रेज़ों के मलदारी में रहना जायज़ नहीं है, उन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत कर देनी चाहिए। यानी ऐसा बरसगीर ऐसा उस वक्त वो बन चुका है, क्या कहते हैं, मुल्क बन चुका है कि वहाँ पे मुसलमानों की उजारादारी नहीं है और मुसलमान अपनी इबादत सही तरीके से पूरी नहीं कर सकते, तो उन्हें ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक वो अपनी इबादतें पूरी कर सकें। तो क्या होता है कि हज़ारों की तादाद में मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेच के अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, हिजरत करते हैं। तो अफ़गानिस्तान क्या करता है, आगे से उनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं देता, परमिशन नहीं देता, तो उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। तो इस तरह ये इन्होंने पहले ही अपनी जायदादें बेच दी हैं और वो चले गए हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने इन्हें कबूल नहीं किया, वहाँ से ये लूटी पुटी हालत में मुसलमान जब वापस आते हैं तो बर्बादी के सिवा इनके लिए कुछ नहीं है। जब ये वापस आते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो जदीद तुर्की के बानी हैं, तुर्की में खिलाफत का खात्मा कर दिया और ये तहरीक ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माजी में किए गए तमाम मुआहदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो अपनी तरक्की के लिए और बका के लिए अलहदा इंतखाबात को मानते हैं, ठीक है, उसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और इस तरह से नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौम यानी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गई। ये सबसे पहले हमें शिमला वफद में हमें जुदागाना इंतखाब का जो हक़ है वो दिलवाते हैं सर आगा खान। उसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम होता है, फिर उसके बाद मंटो माले इस्लाहात और मिसाक लखनऊ में हिंदू डायरेक्ट ये बात मानते हैं कि हम लोग अपना जुदागाना इंतखाब का हक़ जो है वो रख सकते हैं, लेकिन इधर नेहरू रिपोर्ट में आके ये इनकारी हो जाते हैं। ऐसे हालात में फिर कायदे आज़म अपने 14 नुकात पेश करते हैं, जिसका जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं उस वक्त भी और अब भी। इन्होंने सबसे पहले जी ये कहते हैं कि आइन वफाकी तर्ज का हो जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, तमाम सूबों को एक ही असूल पे दाखिले खुद मुख्तारी दी जाए, अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, सूबों की बेस पे मरकज़ी असम्बली में मुसलमान की तादाद जो है एक तिहाई से कम ना हो, जुदागाना इंतखाबात का हसूल हर फ़िरके पे लागू होना चाहिए और अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीक़ा इंतखाब कबूल कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कि सूबों की हदूद में कोई ऐसी हदबंदी ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों पे खैबर पख्तूनख्वा में मुसलमानों की अक्सरियत मुतासिर हो। तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। अगर कोई मुसविदा या कानून किसी खास फ़िरके से मुतल्लिक हो तो इस फ़िरके के अगर 3/4 अरकान जो हैं इस मुसविदे के खिलाफ राय देते हैं तो वो नामंजूर समझा जाए, ठीक है। उसके बाद सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी जितने भी इलाके हैं इसमें दीगर सूबों की मानींद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। सरकारी मुलाजमतों में मुसलमान को उनकी अहलियत और तनासुब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। मुसलमान को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसके बाद सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमान को कम अज़ कम एक ताही नुमाइंदगी दी जाए। आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। तो कायदे आज़म के 14 नुकात का अगर हम तज्ज़िया करते हैं तो उसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि कायदे आज़म ने न सिर्फ मुसलमानों की सियासी हकूक़ की तर्जमानी की बल्कि उनके लिए दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी तौर पर ढांचा भी मुहैया कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद 1930 पे। तो इसमें अल्लामा इकबाल ने कहा कि बरसगीर के मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि उनका अलग तशख़्ख़ुस तस्लीम किया जाए। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनाई जाए। तो अल्लामा इकबाल अपने खुतबे में कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिला के एक रियासत बना दी जाए, खा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रह के या बाहर रह के आज़ादी हासिल करे। मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है। यानी एक ऐसी रियासत जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की हुक्मरानी होगी, जहाँ वो अपनी इबादत आज़ादी से कर सकें। उसके बाद कायदे आज़म की ये ख्वाहिश है कि मुसलमान बरसगीर में एक कुव्वत बन के उभरें। तो अल्लामा इकबाल ने इस तस्वुर को आगे बढ़ाया और खुतबा इलाहाबाद में एक अलग रियासत का तस्वुर पेश कर दिया, जिसे 1933 में चौधरी रहमत अली ने इस तस्वुर पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम दिया, यानी पाक सरजमीन, ऐसी रियासत जो पाक हो। कायदे आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागदौड़ संभाली और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम को मजबूत करने के लिए ख़ुद को भी और तहरीक को भी फ़ाल बनाया। उसके बाद 1935 का आइन आ जाता है, ठीक है। 1935 के आइन में
मुसलमानों की हम देखते हैं कि अलग इंतखाबात करवाए जाते हैं जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की, और अक्सरियत हासिल करने के बाद इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म कर दी जाए, उन पर मजहबी पाबंदियाँ लगा दी, मुलाजमतें बंद कर दी गई, मस्जिदों के बाहर शोर गुल करना शुरू कर दिया, स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी पढ़ाई जाने लगी, गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दिया गया और मुसलमान बच्चों को माथों पर तिलक लगाने का कहा गया कि ये खुद को हिंदुओं जैसा बनाएं। उसके बाद मुसलमानों को खिलाफ नफरत पर मबनी जो गाना है वंदे मातरम, ये गाने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, तो ये क्या करते थे, स्कूलों में और दफातर में और मसाजिद में मुसलमानों को प्रेशराइज करते थे कि ये जो है दब जाएं हमसे और हम इन पे हुक्मरानी कर सकें। तो ये सारा रवैया देख रहे हैं मुसलमान भी और मुसलमान लीडरान भी। ठीक है, तो इस सूरत में कायदे आज़म ने जो मुसलमानों को लीड किया है, तो 1938 में पटना के मुकाम पे कायदे आज़म को, जिनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, कायदे आज़म के लक़ब से नवाजा गया। और उसके बाद जब कांग्रेसी वज़ारतों का दौर ख़त्म होता है तो मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात के नाम से मनाया। ठीक है, उसके बाद आ जाती है करारदाद लाहौर। करारदाद लाहौर है 1940 में, ये पेश करते हैं जी शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने, और इसकी सदारत कौन करते हैं, कायदे आज़म। 23 मार्च 1940 को करारदाद मकासिद पेश होती, करारदाद लाहौर पेश होती है, और इसमें इस करारदाद का मतन क्या था, इसका खुतबा किसने पेश किया, ये जी कायदे आज़म ने एक तकरीर की है। इसका मतन ये था कि करार ये पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़क़ा राय है कि कोई आइनी मनसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि मंदरजा झेल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना की जाए। यानी जोग्राफियाई तौर पर जुड़ी हुई जो वाहदतें हैं, जो रियासतें हैं, उनकी हदबंदी ऐसी की जाए, जो पार्टीशन है या बाउंड्रीज़ ऐसे की जाएँ कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वो इलाके मुसलमानों को दे दिए जाएँ, मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी इलाके, और जहाँ पे हिंदू अक्सरियत में हैं वहाँ पे वो इलाके हिंदुओं को दे दिए जाएं। ठीक है, तो जहाँ मुसलमान अक़लियत में हो वहाँ भी उनके हकूक़ व मफादात का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो गांधी और हिंदू इस वक्त इस करारदाद की मुखालफत करते हैं, और बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को जिनाह का पाकिस्तान करार दे दिया। इस करारदाद के सिर्फ 7 साल के बाद कायदे आज़म ने अपनी जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना लिया। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942। ये बरतानवी हुकूमत ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को एक मिशन दे के भेजा है, ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। इसकी तजावीज़ ये थी कि जंग के बाद जो बरसगीर ताज है वो बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करेगी। दिफा, अमूर ख़ारजा, मवासलात वगैरह तमाम शोबे जो हैं वो हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएंगे। आइन साज के लिए एक इसम्बली मुकर्रर होगी, मुंतखब की जाएगी, जिसका चुनाव जो है सूबाई कानून साजी इसम्बलियों के अरकान करेंगे। जो सूबे इस आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाइख्तियार होंगे कि अपनी अलग रियासत बना लें। उसके बाद अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाएगा। तो मुसलमानों को यहाँ पे मुतालबा सिर्फ अलहदा ममलिकत का हसूल है, वो इसको मानने से इनकार हैं। तो कांग्रेस भी मुसलमानों के इन तमाम मुतालबात को मानने से इनकारी है। तो क्या होता है कि कायदे आज़म को अपनी जदोजहद तेज़ करनी पड़ती है मुल्क के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात आ जाते हैं। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फ़तह हासिल कर लेगा, तो वायलेस लॉर्ड वीवल ने ऐलान किया है जी कि वाइसराय की इंतज़ामी कौंसिल में तमाम जो हिंदुस्तानी अरकान शामिल हैं, इनमें मुसलमानों और हिंदुओं की तादाद आपस में बराबर होगी। उसके बाद 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस की गई है। उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हुआ कि मुसलमान की जो मुस्लिम लीग मुसलमान की वाहिद नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला 1945-46 के इंतखाबात में हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये लोग उसको मानने से इनकारी हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हमें 1945-46 के इंतखाबात में ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल होती है। तो मुस्लिम लीग क्या है, मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन के उभरती है और मुख्तलिफ नशस्तों पर कामयाबी हासिल करती है। उसके बाद आ जाता है काबीना मिशन प्लान 1946। इसका ये मकसद था कि मुसलमानों और हिंदुओं में जो नफ़रतों की खलीज है उसको मुत्तहद रखने की कोशिश की जाए, लेकिन इंतखाबात ने जो मुसलमानों ने जीता था उसने साबित कर दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो काबीना मिशन के जो जितने भी अरकान हैं उन्होंने तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें की हैं, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। तो 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मनसूबे का ऐलान किया, जिसके तहत ये किया गया कि बरसगीर में एक यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर ख़ारजा, दिफा और मवासलात की ज़िम्मेदार होगी। मरकज़ी उमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियार सूबों को दिए जाएंगे। सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना दस्तूर मुरतब करें।
हर 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा कि वो कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सकें। उसके बाद यौम रास्ते इक़दाम है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर यौम रास्ते इक़दाम मनाने का फैसला किया, क्योंकि हिंदू अंग्रेज़ों के बाद बरसग़ीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। इस रोज़ बरसग़ीर में जगह जगह जलसे किए गए, जिसमें कांग्रेस के अज़ाइम को बेनकाब किया गया। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा ये जो रीडिंग है, इसमें जो इतने भी हमारे जो सन हैं, ठीक है, जो डेज़ हैं और जो मिशन हैं, जितनी भी तजावीज़ हैं, इनके जो मकासद हैं, ठीक है, इनके जो ईयर्स हैं, ये जिस तरह से 1935 है, ये याद रखने की स्पेशली ज़रूरत है। जैसे करारदाद लाहौर में खुतबे सदारत पेश करते हैं कायदे आज़म, और पेश किसने की है, वो शेर बंगाल ने पेश की है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको MCQs भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपने लाजमी याद करना है, ठीक है।